तो हैदराबाद में एक रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। देश में मुसलमानों की जिंदगी जेल जैसी है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में लिया और कहा कि मुसलमानों की पिटाई पर भी मोदी जी चुप रहे हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम जनसंख्या पर गलत आंकड़े दिए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी कटघरे में खड़ा किया असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि मुस्लिम जनसंख्या पर गलत आंकड़े भागवत ने दिए और यह भी कहा एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। गुजरात में क्या हुआ बताइए। गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं। रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी जान की कीमत है। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए। और क्या हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल है। क्या ओवैसी सिर्फ मजहब के चश्मे से बात करते हैं? यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी से किया जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही जिम्मेदार हैं? यह भी एक अहम सवाल है। क्या देश में मुसलमानों की जिंदगी जेल जैसी है, जैसा कि ओवैसी कहते हैं? और क्या मुसलमानों पर पाबंदियां लगातार लगाई जा रही हैं और पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं? यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर क्या ओवैसी अपनी सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं? तो दोनों ही पक्ष, दोनों ही पहलू और दोनों ही पक्षों से बड़े सवाल इस वक्त के। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दीपक झा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ राजीव तुली जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और साथ ही एसएन सिंह भी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल, असदुद्दीन ओवैसी जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े को कोट कर रहे हैं। इसी साल का सर्वे है, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ही वो सर्वे कराता है और वो सर्वे साफ तौर पर कहता है कि पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा गिरावट अगर फर्टिलिटी रेट में आई है तो वो मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में आई है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, ओवैसी साहब एक बहुरूपीय का रूप धारण करते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग बयान देते हैं। अदिति जी, किस बयान को माना जाए और किस बयान को नहीं माना जाए?
ओवैसी जी के बयान पर बाद में जाएंगे। सिंह साहब, पहले बात करनी है जो नेशनल हेल्थ सर्वे है, आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो क्या मुसलमानों की जनसंख्या को एक हवा बनाकर रखा गया है? बिल्कुल नहीं अदिति जी, देखिए 1951 में जनगणना होती है और मुस्लिम आबादी देश में 8 से 9% रहती है। आज 17 से 20% की आबादी है और जो हिंदू आबादी है उस समय 51 में 84% रहती है, जो आज 79% है। और जो टीआरएफ रेट है वो सबका गिरा है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आबादी का गिरा है, बल्कि कई जगह तो टीआरएफ रेट में 4.2 मुस्लिम आबादी है। चूंकि मैं वही बता रहा था कि एक आदमी बहुरूपीय का रूप धारण करके कभी तो ये कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट की छूट दे दिया जाए, हम यहाँ हिंदुओं को रहने ही नहीं देंगे, जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तब क्या होगा। कभी संविधान की बात करते हैं, कभी देश में कहते हैं कि संविधान है ही नहीं है, और संविधान के तौर तरीके से जब राम जन्मभूमि बनाने की बात तो सिंह साहब, आपका मानना है कि मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और अपनी सियासत चमकाते हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदुस्तान के सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ही सबसे प्यारा देश है, यहाँ मजहब के नाम पे नहीं पूरा देश संविधान से चल रहा है। अब चूंकि ओवैसी साहब के लिए जनता कई जगह अपने दरवाजे बंद कर दिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरा देश संविधान से चल रहा है और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और उस संविधान के तौर तरीके में ही कार्य हो रहा है। कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं होता है कि हिंदू देख के होगा, मुस्लिम देख कर होगा, सिख देख कर होगा, ईसाई देख कर होगा। अभी उन्होंने गुजरात की चर्चा की, आप देखिए हैदराबाद में किस तरह से छूट मिली थी, थाने लूट लिए जाते हैं, लोगों को छुड़ा लिया जाता है, पुलिस को बांध के मारा जाता है, एक बार भी ओवैसी जी नहीं बोलते हैं। ऐसे किसी भी कृत्य को का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। दीपक झा साहब, आपसे ये सवाल है, सीधा सवाल ये है कि क्या मोदी राज में हिंदुस्तान में मुसलमानों को जेल जैसी स्थिति की फीलिंग आ रही है? देखिए, मोदी और ओवैसी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अदिति जी, आपको समझना होगा, एक तो हिंदुत्व की बात करेंगे, एक मुसलमान की बात करेंगे। हिंदुस्तान की बात कौन करेगा, ये बताइए ना। दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद तो हर मुसलमान कलाम आजाद बने। अगर इस भाव के साथ हम अपने देश की बात करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अधिकार बचाने वाले देश चुप कराइए ना, त्रिपुंडधारी को चुप कराइए, बनावटी हिंदुत्व के ठेकेदार को चुप कराइए। अदिति जी, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। सिंह साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं, झा साहब को अपनी बात कहने दीजिए। अरे इस बदनाम आदमी को चुप कराइए, कांग्रेस का है क्या? सिंह साहब, मैंने आपसे आपकी राय ली असदुद्दीन ओवैसी पर, आपने अपनी राय रखी, अब दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए। झा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब चेहरा बेनकाब हो जाता है तो चिल्लाना शुरू हो जाता है। इस देश का जो बनावटी हिंदू है यहाँ पे त्रिपुंड धारण करके आ जाते हैं। अरे मैं हिंदू, मुझे गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे लिए माँ भारती सर्वश्रेष्ठ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे लिए मेरी माँ और मेरी मातृभूमि सबसे बढ़ के है। लेकिन जो भाजपा के चुलबुले लोग हैं, जो वैसी और इनके साथ मिलकर गलबैयां करते हैं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था उस टाइम मुसलमानों की आबादी थी 4 करोड़, हिंदुओं की आबादी थी 20 करोड़। आज हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं और मुसलमानों की आबादी 20 से 25 करोड़ के बीच में है। तो रेशियो उसी अनुपात में बढ़ा है ना। तो इस देश में डर पैदा किया जा रहा है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी और ओवैसी दोनों ही देश को डरा रहे हैं। भाजपा और आरएसएस कहती थी, जो मोदी जी अपने भाषणों में, कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी मेरी ताकत है, मेरी जान है, मेरी कुरैशी साहब, आपका इस पर क्या टेक है? कुरैशी साहब, यहाँ पर आपने दीपक झा की बात सुनी। दीपक झा का कहना है कि दरअसल मोदी और ओवैसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप क्या किस तरीके से पूरी स्थिति को देखते हैं? देखिए अदिति जी, मैं आपको बताऊं दरअसल दिक्कत क्या है। झा साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो ऑफिशियली कांग्रेस के लिए आ नहीं सकते और उनको ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब तो दिक्कत है। आप मुझे ये बताइए कि अब तक कांग्रेस ने गुजरात में जो बर्बर अत्याचार हुआ उस पर क्या स्टैंड लिया? बेट द्वारका में जेल, जो खुली जेल की उन्होंने बात कही है, मैं आपको बताऊं वो क्यों कही है। बेट द्वारका के अंदर में 6 दिन से मुसलमान इस तरह, देखिए झा साहब बीच में मत बोले, झा साहब ऐसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो नहीं अदिति ऐसे नहीं होगा। आई एम सॉरी अदिति ऐसे नहीं होगा। मैं छोड़ दूंगा डिबेट अभी नहीं। झा साहब, कुरैशी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। झा साहब, ये गलत बात है। दीपक झा ऐसा नहीं होगा। दीपक झा जी, आप चुप हो जाइए, पहले कुरैशी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए।
बोले बोले कुरैशी साहब जी, बोले। अदिति जी, मैं अपनी बात रखूंगा, चुप होके रखूंगा, लेकिन कुरैशी को मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हक न आप दे सकती न मैं दे सकता हूँ। इस तो चैनल आप पे ओवैसी बैठ पे के कुरैशी टिप्पणी जैसे करेंगे? लोग ओवैसी नहीं, की आप चमचागिरी व्यक्तिगत करेंगे टिप्पणी तो करेंगे जायज ओवैसी साहब है, पे। लेकिन मोदी की आप चमचागिरी व्यक्तिगत जायज है, टिप्पणी लेकिन करेंगे किसी ओवैसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं कहीं का। अरे तो इनको हम भी नहीं बेनकाब कर छोड़ेंगे दूंगा। दीपक जा, सुन हिंदू लीजिए, मुसलमान हम की नहीं राजनीति छोड़ेंगे करते किसी हैं, को। हिंदुत्व के नाम पे रोते हैं, मुसलमानों के नाम पे रोते हैं। करने अरे वालों को हम नहीं देश छोड़ेंगे। आगे बढ़ रहा है, देश की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो। गांधी जो कि ओवैसी की चमचागिरी करते हैं, ओवैसी के नाम पे यहाँ पे अपनी बात वोट रखिए, मांगने आते कुरैशी हैं, साहब, ओवैसी के अपनी नाम पे बात रोटी खाते हैं, रखिए। ओवैसी के नाम पे ऐसे नहीं टीवी होगा, चैनल पे वो बोल रहे बैठते थे, मैं हैं। खामोश नहीं, करा रही थी, ओवैसी के आप नाम चुप पे नहीं करा रही हैं टीवी चैनल पे उनको। बैठना बंद कर दो, भारत माता की जय बोलो और भारत माता के नाम पे टीवी पे बैठो, फिर देश की बात करो, ना कि धर्म की बात करो। अगर धर्म की बात करना है तो जाके मस्जिद में और ओवैसी के चरणों में लेट जाओ। अगर हिंदुत्व की बात करना है तो जाके आरएसएस में नागपुर की शाखा में लेट जाओ, नतमस्तक हो जाओ। लेकिन हिंदुस्तान की बात करना है तो टीवी पे बैठ के, जी न्यूज पे बैठ के हिंदुस्तान की बात करो, जहां पे हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहता है, हिंदुस्तान में दानिश हिंदू भी कुरैशी रहता है। साहब ने डिस्कनेक्ट कर दिया है, उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि विजयदशमी के दिन दरअसल मोहन भागवत ने आबादी पर क्या बयान दिया था। दरअसल मोहन भागवत ने आबादी पर जो बयान दिया था उसी के जवाब में ओवैसी ने आज पलटवार किया है। तो दोनों बातें आप सुनिए पहले। इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा, और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा मुसलमानों का गिरा। राजीव तुली साहब, हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाई विजयदशमी के मौके पर जो उन्होंने कही थी। ओवैसी साहब की भी बात सुनाई। मोहन भागवत जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो वो हर धर्म की यहां पर बात कर रहे थे, समग्र तौर पर यहां पर जनसंख्या नियंत्रण की उन्होंने बात की। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शार्प डिक्लाइन आया है पिछले 2 दशक में मुसलमानों की जनसंख्या पे। योर टेक। जी धन्यवाद अदिति जी। देखिए, जनसंख्या का नियंत्रण और नियोजन दोनों आवश्यक है। हमारे पास एक लिमिटेड लैंड मास है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये 140 करोड़ लोग हो गए जो शायद अगले 2-4-5 साल में चीन से अधिक हमारी जनसंख्या हो जाएगी। 50% जनसंख्या इसमें से माताओं बहनों की मातृशक्ति की है, जो जिन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है अधिक बच्चे पैदा करने का। 2% लैंड मास है, 4% पानी है, और 20% हिंदुस्तान की, विश्व की 20% जनसंख्या भारत में रहती है। इतने पेट भरेंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे, इनको शिक्षा कैसे दी जाएगी, इनका स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन की बात की है। यह नियंत्रण की बात है। नियोजन की बात पर आते हैं तो आज उत्तराखंड के जो गांव है वो पुरुषों से खाली हो गए हैं, केवल वहां महिलाएं बची हैं, क्योंकि उनका विकास नहीं हुआ, उनका नियोजन ठीक से नहीं हुआ है। अब जहां बात आती है TFR की, तो आप देखिए कि TFR 2 का 2.1 का TFR हो गया पूरे देश का, 1.9 पूरे देश का, 2.1%, जिसकी बात अभी ओवैसी साहब कर रहे थे, जो 2.9 था। बिल्कुल राजीव तुली साहब, यही बात हम कर रहे हैं कि जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो जनसंख्या पूरे देश की नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, ये धर्म विशेष नहीं हो सकती। लेकिन ओवैसी साहब जब इस पूरे मामले को जब देखते हैं तो वो धर्म के चश्मे से देखते हैं। सिंह साहब, उनकी समस्या यही है, उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम ही AIMIM है,
जो वो मुसलमानों के लिए ही पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए वो मुसलमानों की बात करेंगे और मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन मुसलमानों में हमेशा जो है मुसलमानों की एजुकेशन की बात कर सकते हैं, मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। उनको मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य, इस विषय में बात करनी चाहिए। उनका रोजगार कैसे बढ़े, इस विषय पर बात करनी चाहिए। परंतु अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों को डरा करके अपने साथ रखने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दानिश कुरैशी साहब दोबारा जुड़ गए हैं, नाराज होकर चले गए थे। दानिश कुरैशी साहब, उस मानसिकता से वो काम करते, बोलिए। बस देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये तुली साहब जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब एजुकेशन पे बात करें, मतलब इस पे बात ना करें कि आप चौराहे पर लाकर मुसलमानों को बीच बाजार लठ मारेंगे, इस पे बात ना करें। इस पे बात ना करें कि द्वारका को बिल्कुल छावनी में तब्दील करके हर दरवाजे पे, हर घर के दरवाजे पे आपने एक पुलिस खड़ी कर दी और 6 दिन तक लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया, और वहां कम से कम 20 से ज्यादा मजार, धार्मिक जगहें मुसलमानों की तोड़ी गई। इस पे बात ना करें। इस पे बात करते हैं तो मोदी जी भी खामोश हो जाते हैं, भाजपा भी खामोश हो जाती है। इस पे बात ना करें कि पोरबंदर में रात के 3 बजे स्टेट डिपार्टमेंट ने मुराद शाह बाबा की दरगाह तोड़ी गई। क्या ये कानून, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि रात को 3 बजे तोड़ने पहुंचे? आज तक इसका जवाब ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिया, ना देश के प्रधानमंत्री ने दिया। तो तुली साहब, आप ये चाहते हैं कि मतलब मीठा, सुनिए सिंह साहब, मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलेगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।